तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, हेल्प एग्जाम पॉइंट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। मैं आपको दावे के साथ बता दूं कि यदि इससे बेहतर कॉन्सेप्ट यदि आपको पूरे यूट्यूब पर मिल जाए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल एग्जाम के नए अपडेट के पैटर्न के आधार पर आपको वीडियो में दिखाया गया। आप एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चाहे आप बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, सीजीएल, रेलवे आदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप अपने लाइफ का बस आधे से 1 घंटे दीजिए मुझे, आधे से 1 घंटे दीजिए इस चैनल पे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको स्टडी में भरपूर लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंटेंट को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज इंडियन हिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे। इंडियन हिस्ट्री में पार्ट 1 है। थोड़ा थोड़ा करके आधे आधे घंटे करके मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एग्जाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट है उसे हम कवर कराएंगे। मेरा नाम प्रदीप पाल है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेल्प एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को ईमानदारी के साथ एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। पहले आप ऐसा कंटेंट के साथ नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए आपको एग्जाम में जो भी प्रश्न आता है तो वो आपसे नहीं क्लियर हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इंडियन हिस्ट्री में भारत का नामकरण। आखिर भारत का जो नाम है वहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है। भारत के नामकरण में देखते हैं हम लोग कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत को कई नामों से जाना जाता रहा है। यह बात सच है कि आप लोग भी जानते हैं कि हमारे भारत का अनेक नाम थे। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक यानी वर्तमान तक भारत को कई नामों से जाना जाता रहा है। लेकिन वास्तव में भारत शब्द का प्रयोग अगर देखा जाए तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? पुराणों में ही मिलता है। एग्जाम की दृष्टि से भारत के नामों का विवरण निम्न है। सबसे पहला है भारतवर्ष, यानी कि भारत का देश। पुराणों के अनुसार नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषिदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यानी कि भारतवर्ष का नाम जो है, भारत का नाम पहले भारतवर्ष था। पुराणों के अनुसार ऐसा था। नाभिराज के पुत्र जो थे वो भगवान ऋषभदेव थे और भगवान ऋषभदेव के पुत्र जो थे वो भरत थे और भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती का मतलब होता है कि जिसके साम्राज्य का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के पूरे भूभाग पर था, उसे हम चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। अतः भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे और इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान में कितने देश आते हैं? तो 5 देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। चीन और पाकिस्तान दोनों खराब देश को छोड़ करके, और श्रीलंका एक जलीय देश है, इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है? तो श्रीलंका हर बार ऑप्शन में दिया रहता है, श्रीलंका इसका आंसर हो जाता है। पाकिस्तान और चीन ये भी याद रखिए को भी इस भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो प्राचीन काल में जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसको इसी नाम से जाना जाता था, भारतवर्ष के नाम से, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया था। अगला देखते हैं, भारत का दूसरा नाम था जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप पहले कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारत के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के लिए इस शब्द का उपयोग होता था। जम्बूद्वीप भारत को ही कहा जाता था। वैकल्पिक नाम अभी भी कभी कभी थाईलैंड, मलेशिया, जावा और बाली, सिंगापुर में उपयोग किया जाता है। यह वैकल्पिक नाम है, एक अलग से नाम है जो कि सिर्फ और सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया में लिया जाता था। भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था और यह नाम अभी भी थाईलैंड, मलेशिया, जावा और बाली, सिंगापुर में उपयोग किया जाता है। अतः यह शब्द एशिया के पूरे महाद्वीप को भी संदर्भित करता है, यानी एशिया के लगभग पूरे महाद्वीप में इस नाम से जाना जाता था भारत को। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। भारत का तीसरा नाम क्या था? इंडिया। भारत का तीसरा नाम है इंडिया। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया जो है, इसकी उत्पत्ति इंडस यानी कि सिंधु नदी को इंडस कहा जाता है, इंडस शब्द से हुई है।
जो यूनानियों द्वारा प्रचलन में आया, यानी कि इंडिया जो है यूनानियों द्वारा प्रचलन में आया था सबसे पहले इंडस के नाम से। इसी इंडस शब्द से अंग्रेजों ने इसे इंडिया का नाम दिया था, यानी कि यूनानियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द था इंडस, इसी के आधार पर अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम दिया। अगला नाम देखते हैं भारत का, आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम भारत के प्राचीन नामों में गिना जाता है। आर्यावर्त नाम जो है भारत के अनेक प्राचीन नामों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि आर्य जो थे उन लोगों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। याद रखिएगा, भी एग्जाम में पूछता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, मध्य एशिया था। जो पारसी धर्म के प्रचारक थे, आर्य किस धर्म के प्रचारक थे, तो पारसी धर्म के प्रचारक थे। ऐसे ही कंटेंट में जो भी इम्पोर्टेंट है उसे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आर्य जो थे वो किस धर्म के प्रचारक थे, पारसी धर्म के प्रचारक थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। आर्य शब्द का ही अर्थ होता है श्रेष्ठ, और ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। आर्यों के निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त हुआ था। और ये भारत के उत्तरी हिस्से में रहते थे, ये उत्तर भारत में रहते थे, उत्तर पश्चिम साइड में। अगला देखते हैं हम लोग हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान मध्यकाल में जब तक तुर्क और ईरानी पश्चिम दिशा से सिंधु नदी को पार करके भारत आए तो वे स का उच्चारण ह करते थे। यानी कि मध्यकाल की बात है, जब तुर्क और ईरानी लोग पश्चिम दिशा से होते हुए यानी कि पाकिस्तान की तरफ से सिंधु नदी को पार करके भारत आए तो वे जो थे उनके भाषा जो थी उसमें स का उच्चारण भी ह करते थे। और इस तरह से सिंधु का अपभ्रंश सिंधु हो गया। सिंधु नदी को सिंधु न कह करके हिंदू नदी कहते थे और यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा जाने लगा। और हिंदुओं के देश आन बान शान और संतान को वर्तमान में हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग भारत का विस्तार। वो भारत के इतिहास में भारत का नामकरण से एग्जाम में जितना भी प्रश्न पूछता था जहाँ से बस उसी को कवर किया गया है। इसमें हम लोग को विद्वान ज़्यादा बनना नहीं है, वैसे तो एग्जाम ही निकालना हम लोग को। आगे देखते हैं हम लोग भारत का विस्तार। आखिर इतिहास को समझने के लिए हम लोग को भारत का विस्तार भी जानना जरूरी है। भारत का विस्तार वैसे देखा है तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम लोग को इतिहास में इसको कवर करना ही पड़ेगा ताकि इतिहास पूरी तरह से समझ में आए आगे जा कर के। हिस्ट्री को समझने के लिए भारत के विस्तार को जानना बहुत ही जरूरी है। अतः एक नज़र में भारत को देख लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से एक नज़र भारत को देखना अति आवश्यक है। भारत की भौगोलिक स्थिति को जानना एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, तभी इतिहास हम लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। एक नज़र में भारत, एक नज़र में भारत को हम लोग देखते हैं। सामान्य जानकारी है भारत के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविधता है, समृद्ध संस्कृति विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ बदलती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद में भारत में बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकीकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। साथ ही उन देशों में भी इसका शुमार होने लगा है जिनके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं, यानी कि बड़े बड़े देशों में भी इसका नाम लिया जाता है। भारत का क्षेत्रफल टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन एग्जाम में इसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर देता है। और वर्ग किलोमीटर पर याद रखिएगा कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में ही बताया जाता है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विश्ववीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। और ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा सबसे देश है। विश्व का 7वां बड़ा देश भारत है। इसके नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुंदर ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा गया कर्क रेखा से आगे संकरा हो जाता है, यानी कर्क रेखा के बाद धीरे धीरे पतला हो जाता है। दक्षिण भारत की बात हो रही है। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा हो जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करती हैं। यानी कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। इसी के नाम पर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है। इसकी सीमा निर्धारित करते हैं ये लोग। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यह, यानी कि भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर की बात किया जाए तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि का मतलब हुआ कि जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनको छोड़ करके भारत की मुख्य भूमि
8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई इसकी 2933 किलोमीटर है। यानी कि भारत जो है उसकी आकृति आयताकार है और ये उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई अधिक है 3214 किलोमीटर और इसकी पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर है। आगे चलते हम। इसकी जमीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, यानी मुख्य भूमि जो है वो 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला लिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। याद रखिएगा कि द्वीप समूह के साथ यानी कि संपूर्ण भारत की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर, लेकिन मुख्य भूमि की बात किया जाए तो इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं भारत की सरकार की व्यवस्था यानी कि भारत का जो संविधान है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग, ताकि इतिहास को पढ़ने में हम लोगों को आसान पड़े। भारत सरकार के बारे में सूचना और ब्यौरे के विवरण। देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी गणतंत्र भारत, भारत गणराज्य। सरकार का प्रकार की बात करें तो संसदीय सरकार यहाँ पर है। संसदीय सरकार पद्धति के साथ सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य है यानी लोकतंत्र देश है यह। राजधानी इसकी दिल्ली है और प्रशासनिक प्रभाग की बात करें 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तथा आज़ादी इसको मिली थी ब्रिटिश उपनिवेशी शासन से 15 अगस्त 1947 को, यानी ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन यहाँ पर पहले था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 होगा, लेकिन संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कानून प्रणाली देखते हैं हम लोग। भारत का संविधान देश की न्याय प्रणाली का स्रोत है। देश में न्याय प्रणाली का स्रोत भारत का संविधान ही है। कार्यपालिका शाखा की बात करें हम लोग तो भारत का राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है। देश का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति, न कि प्रधानमंत्री, बता दीजिएगा। जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जो गवर्नमेंट है उसका हेड जो है प्रधानमंत्री होता है, लेकिन देश का पूरे देश का प्रधान प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति होता है और मंत्री परिषद की सहायता से शासन चलाता है, जो मंत्रिमंडल मंत्रालय का गठन करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग विधायिका शाखा। भारत में विधायिका व्यवस्था भी है। भारतीय विधायिका में लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं, और राज्यसभा है राज्य परिषद, संसद के दोनों सदनों का गठन करते हैं। यानी कि ये दोनों सदन जो हैं मिलकर के संसद का गठन करते हैं। न्यायपालिका देखते हैं हम लोग। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कानून व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे शीर्ष निकाय है न्याय व्यवस्था में। इसके बाद अन्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं। यानी जिला के अंतर्गत जो न्यायालय आते हैं उसे हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, और राज्य के स्तर पर जो होते हैं उसे हम हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय कहते हैं। और अभी वर्तमान में भारत में 24 हाई कोर्ट हैं और 24वां हाई कोर्ट अमरावती बना है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने देश के तिरंगा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वह आयताकार है, जिसमें केसरिया ऊपर का है और बीच में सफ़ेद है और बराबर भाग में नीचे गहरा हरा है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीला चक्र है, जो सारनाथ में अशोक चक्र को दर्शाता है। सारनाथ में जो अशोक का चक्र मिला है उसी चक्र को हमारे तिरंगा में प्रतीक के रूप में लगाया गया है। राष्ट्रीय दिवस देखते हैं हम लोग कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग भारत के बारे में भौगोलिक जानकारी इसकी थोड़ा वो देख लेते हैं। स्थान की बात किया जाए तो हिमालय द्वारा भारतीय पेनिनसुला का मुख्य भूमि एशिया से अलग किया गया है। देश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भौगोलिक स्थिति की बात करें इसकी तो यह उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। देश का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा इसके इक्वेटर उत्तर में 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर स्थित है। यह याद रखिए कि 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। स्थानीय मानक समय की बात करें GMT से 5.5 घंटा आगे है यह, यानी कि जो ये GMT रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम, उससे हमारे देश का जो स्थानीय मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है। जैसे कभी मान लीजिए 2 बज रहा है रात में, तो इसके
बाद जो है वहाँ पर जीएमटी अगर इंग्लैंड से बीच से बीच गुजरती है, इंग्लैंड के बीच से होकर गुजरती है जीएमटी, तो वहाँ पर इस 2 घंटे में से 5.5 घंटे हटा दीजिए, यानी कि लगभग वहाँ पे 8:30 बजता होगा। वहाँ पर अभी इंग्लैंड में 8:30 बजेगा, तो हमारे यहाँ 2 बजेगा, यानी कि 5.5 घंटे हम लोग उससे आगे हैं। और इसके क्षेत्रफल की बात करें 3.3 मिलियन वर्ग, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं हम लोग। देश का टेलीफोन कोड +91 है। और सीमाओं में स्थित देश उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल तथा उत्तर में म्यांमार, पूर्व में म्यांमार है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, भूटान और नेपाल उत्तर में स्थित है, म्यांमार पूर्व में है, और पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश पड़ता है। श्रीलंका भारत से समुद्र के संकीर्ण नहर द्वारा अलग किया जाता है, जो पालक स्ट्रेट यानी कि पाक स्ट्रेट कहते हैं, और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है। समुद्र तट की बात किया जाए तो 75-16.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब शामिल है इसमें। जलवायु की बात किया जाए तो भारत की जलवायु मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, परंतु भारत का अधिकांश उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर होने के बावजूद समग्र देश में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यानी कि भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसमें अपेक्षाकृत उच्च तापमान और सूखी सर्दी पड़ती है। यहाँ पर 4 मौसम होते हैं: सर्दी, गर्मी, दक्षिण पश्चिमी मानसून जिसको हम ठंडा कहते हैं, गर्मी कहते हैं, जून से सितंबर तक, मार्च से जून तक गर्मी। दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि बरसात है, बरसात का मौसम, वर्षा का मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से वर्षा को जानते हैं हम लोग, जून से सितंबर तक होता है। और मानसून जो है पश्चिम मौसम अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे हम लोग। अभी पार्ट 1 में ये भारत का हिस्ट्री का परिचय था, इंट्रोडक्शन था। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने लाइफ में बस आधे से 1 घंटे हमारे चैनल को दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा इससे। जितना जहाँ से ये प्रश्न पूछता है बस वहीं से कंसेप्ट को हम लाइन बाय लाइन एकदम चैप्टर बाय चैप्टर कवर करते जाएंगे। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर माय वीडियो। कल मिलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय भारत आप सभी को।